हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होंगे आज राहुल अरोड़ा। उनसे करेंगे बातचीत सीईओ अशिका इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के। राहुल, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। इसे कहते हैं ना, न जाने ये कैसी घड़ी आई है, एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है ना। एक तरफ आपकी वॉर, स्टेट ऑफ हॉर्मोज, क्रूड हवरिंग एट 107 और अर्निंग्स जिसमें मूड टीसीएस ने, एचसीएल ने और इन्फोसिस ने सबने खराब कर दिया। 4 दिन में निफ्टी आईटी का रिट्रेसमेंट 4000 पॉइंट्स का। आई मीन नो प्लेस टू हाइड एज ऑफ नाउ। कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को आप राहुल इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरू, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जिस तरह का उछाल आया है बाजार में, जो करीबन 22 साढ़े 22,000 से ऑलमोस्ट 24,500 तक, वो एक्चुअली मेरे लिए काफी हद तक सरप्राइजिंग था, क्योंकि जिस तरह से मार्केट ने ओवर रिएक्ट कर लिया था टू बाय इनटू सम जस्ट वन ट्वीट और वन पीस ऑफ न्यूज, वो बहुत इट डिड नॉट मेक कंप्लीट सेंस टू मी। क्योंकि मेरा ये मानना है वीरू कि युद्ध जो Q4 में शुरू हुआ था मार्च महीने में, उस वक्त तो कंपनियों पे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि इन्वेंट्रीज वगैरह तो आपके पास हुई होगी। असली इम्पैक्ट तो आपको Q1 Q2 में, मोस्टली Q1 में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक वैल्यूएशंस काफी हद तक रीजनेबल हो चुके थे, लेकिन आई थिंक वहां से जो 10% की रैली आई, बट आई थिंक नाउ थोड़ी एक सैनिटी वापस, मैं कहूंगा, रिटर्न हो रही है। क्योंकि मुझे लगता है वीरू कि ये जो करंट फिस्कल ईयर है, अर्निंग्स ग्रोथ अगर आप देखें, आईटी कंपनीज के आंकड़े आने चालू हो गए हैं, जो मुझे लगता है कि इस साल आप 7 से 10% का प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, शायद उससे कम भी हो निफ्टी में। कंज्यूमर स्टेपल्स का भी करीबन 7 से 10% का ग्रोथ होगा। बैंक्स, जिसमें बहुत अच्छी ग्रोथ लग रही थी, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ 14-15% तक हो चुका था, निम्स बॉटम आउट हो रहे थे, एसेट क्वालिटी कॉस्ट टू इनकम कंट्रोल में था, अब वो भी थोड़ा 1-2 क्वार्टर के लिए डगमगाएंगे। तो जो एक्सपेक्टेड था कि बैंक्स की अर्निंग 14-15% ग्रो होगी, हो सकता है कि वो 12-13% हो जाए, तो काफी हद तक। और फिर बचता है आपका रिलायंस। ये 4 जो स्तंभ है मार्केट के, ये करीबन 75% का वेटेज है। तो अगर ये 75% एग्रीगेट आपको करीबन समझिए 12-13% का अर्निंग्स ग्रोथ देने वाले हैं, और जो बाकी के जो सेक्टर्स हैं वो मिला के आपको एक 10-12% का दे दे, तो यू आर लुकिंग एट 10-12% काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। तो अगर मार्केट को उससे ट्रैक करना है, तो आई डोंट थिंक यहाँ से आपको फॉर द रेस्ट ऑफ द 8 मंथ्स 10-12% से ज्यादा इंडेक्स पे रिटर्न मिल सकता है, विच मींस आई डोंट थिंक वी शुड बी एक्सपेक्टिंग टू मच यूफोरिया और टू मेक अ न्यू हाई दिस ईयर। हमें एसेट एलोकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नॉट जस्ट व्हाट स्टॉक्स एंड सेक्टर्स टू बाय, बट हाउ वी शुड बी एलोकेटिंग आवर मनी एंड वेल्थ आल्सो। तो आई थिंक it's best to remain cautious and have a slightly moderated return expectation। करीबन 10 से 12% अगर यहाँ से आपको मिल गया, यहाँ से भी 8 महीने में, you should think it's been a fairly good year। ओके, ओवरऑल मार्केट पे ये व्यू। राहुल जी, गुड आफ्टरनून। आ रही हूँ आपके पास, लेकिन उससे पहले श्रीराम फाइनेंस के नंबर आ रहे हैं और एक नज़र उस पर। मुनाफा अनुमान से थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है, 3014 करोड़ का अनुमान 2822 करोड़ का था, और इनफैक्ट बढ़ा है यहाँ पर। और एक बार नेट इंटरेस्ट इनकम पे रखिएगा, मार्जिन के अगर आंकड़े आए हैं वो भी रखे, और डिविडेंड का भी ऐलान किया है शायद, वहाँ पर भी एक नज़र, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ा अनुमान से कम है, और स्टॉक पे वैसा ही रिएक्शन, और जब आंकड़े आएंगे तो रखूंगे आपके सामने। लेकिन सर, आपने बात की ओवरऑल मार्केट के ऊपर, और आईटी स्पेस पे भी थोड़ी चर्चा की, लेकिन डिटेल में मैं आपसे जानना चाहूंगी। दिग्गज नंबर्स हमने देख लिए, टीसीएस के, इन्फोसिस के, विप्रो के, एचसीएल टेक के, और कहीं ना कहीं नतीजे निराशाजनक ही रहे हैं, स्ट्रीट का वर्डिक्ट भी वही है। अब आईटी स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए श्रेया जी, ऐसा है कि वैल्यूएशंस तो बहुत अट्रैक्टिव हैं, इसमें मैं दो राहें नहीं है कि आपको इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक वगैरह सब आपको 15-16 के मल्टीपल पे ऑन FY28 मिल रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में, तो उस वक्त जो आईटी कंपनी के वैल्यूएशंस थे वो करीबन 9 से 11-12 के बीच में चले गए थे। तो इट्स ऐसी कोई स्थिति इस वक्त है नहीं। आई नो एआई पे काफी हद तक चर्चा हो रही है, लेकिन अगर आप टीसीवी नंबर्स देखें सारे आईटी कंपनीज के जो भी अभी डिक्लेयर हुए हैं, टीसीवी नंबर्स इतने खराब नहीं हैं, कुछ के ठीक ठाक हैं, कुछ के थोड़े बहुत मिस हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने खराब है। द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी श्रेया जी के आपको ग्रोथ और मार्जिन में एक डायकोटमी दिख रही है, क्योंकि जो आपको ग्रोथ दे रहा है उनके मार्जिन कंप्रेस हो रहे हैं, और जो मार्जिन एक्सपेंशन दे रहा है उनके ग्रोथ कंप्रेस हो रहे हैं। तो यू डोंट हैव अ सेक्युलर ट्रेंड इन आईटी कंपनीज व्हिच आर ग्रोइंग
with growth as well as margin expansion. अब ये AI क्या रूप लेगा उसमें मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा एक थोड़ा लैटरल थॉट प्रोसेस है कि इंडियन आईटी कंपनीज के पास इतना कैश पड़ा हुआ है, उनके आरओईज वैसे भी बहुत अच्छे हैं लेकिन थोड़े डिप्रेस्ड हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि जो हमारे फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज है, दे रिड्यूस their cash balances a bit, they go out and buy companies that are AI generated, तो एक तो आप ग्रोथ खरीद रहे हैं और अगर वो सही एक्विजिशन हुई तो ईपीएस एक्रेटिव भी हो जाता है और आपके आरओई पे भी फर्क पड़ेगा। तो आई पर्सनली थिंक कि जो अभी गाइडेंसेस आ रही हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया है, आई डोंट थिंक वी शुड रीड टू मच इनटू देम, बिकॉज मुझे लगता है कि Q1 के बाद जो आंकड़े आएंगे उनमें थोड़ा एक बेटर पिक्चर हमको मिलेगा। उसमें थोड़ा जी जो वॉर के भी इम्पैक्ट है, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे एक इम्पैक्ट आया है ग्लोबली, उसका भी एक असर पड़ेगा। बट आई थिंक मेरा मानना है कि जो वैल्यूएशंस अभी आईटी सेक्टर के बन रहे हैं, दे मेक फॉर अ गुड ट्रेडिंग बेट। अब इन्वेस्टमेंट बेट तभी बनेगा व्हेन आई सी कि दे आर गोइंग आउट एंड बाइंग कैपेबिलिटीज एंड बाइंग ग्रोथ। बट डोंट बी सरप्राइज्ड, मैं कहूंगा कि अगले 3 महीने में अगर आपको यहां से आईटी कंपनीज में 15-20% के रिटर्न्स मिल जाए, डोंट बी सरप्राइज, बिकॉज वैल्यूएशंस ऐसे स्तर पे आ गए हैं कि एक अच्छा ट्रेडिंग बेट बन रहा है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे बात करें आश्रय जी, आई स्टिल थिंक के मिड कैप में ज्यादा ग्रोथ आएगी। सो नेम्स लाइक कोफोर्ज, परसिस्टेंट एक्सेट्रा, आई स्टिल थिंक कि वो 20-25% से ग्रो करेंगे और इसीलिए आप देख रहे हैं कि उनके वैल्यूएशंस अभी भी 25-30 टाइम्स के बीच में 1 ईयर फॉरवर्ड चल रहे हैं, which is nearly 75-100% higher than what the larger companies are trading at. So growth आपको ज्यादा मिड कैप कंपनीज में मिलेगी, उसके वैल्यूएशन ज्यादा हैं, बट लाइक आई सेड, आई थिंक दीज आर वैल्यूएशंस दैट आर लुकिंग इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। अच्छा राहुल, मैं 2 थीम्स के अंतर्गत आपके जो टॉप कॉल्स हैं या कन्विक्शन आइडियाज वो जानना चाहूँगा। एक तो अब देखिए, आपका जब अगली बार नंबर्स आएंगे तो शायद हर कंपनी का जो इनपुट कॉस्ट है, कॉस्ट कंपोनेंट है, वो आपको इन्फ्लेटेड नजर आएगा बिकॉज ऑफ एनर्जी प्राइसेस। आप अगले क्वार्टर के पर्सपेक्टिव से क्या बाय करना चाहेंगे? अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ थोड़ा सा तो पीएसयू बैंक्स बहुत स्ट्रांग थे। अब यहाँ से आगे की रेट साइकिल क्या होगा वो देखा जाएगा, लेकिन पीएसयू बैंक्स एक। दूसरा, इस पूरे वॉर जोन में बाजार ने अपनी गियर शिफ्टिंग करी, तुरंत अपने आप को टेक्निकली पावर स्पेस पे, कोल स्पेस पे, एनर्जी स्पेस पे माइग्रेट कर लिया। इस एनर्जी स्पेस में और पीएसयू बैंक्स में आपके सबसे दो प्रेफर्ड पिक्स क्या रहेंगे? देखिए वीरू, आप तो मालूम है कि मैं पीएसयू बैंक्स में आपके साथ काफी सालों से चर्चा करते आया हूं कि एसबीआई हैज बीन वन ऑफ माय बेस्ट बेट्स। द स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज डन एक्सट्रीमली वेल। आज भी अगर आप एसबीआई को देखें, द वैल्यूएशंस आर नॉट डिमांडिंग एट ऑल। आई थिंक एट 1.7, 1.6, 1.7, 1.8 टाइम्स के आसपास कुछ होगा उनका प्राइस टू बुक वैल्यू 1 ईयर फॉरवर्ड, एट ऑलमोस्ट 14-15% आरओई, एंड ऑलमोस्ट आई थिंक उनका आरओए करीबन 1.7, 1.8 के आसपास होगा। तो आई थिंक SBI remains, for me, my top PSU bet. उसके अलावा I think, Viru, the bets are the valuations in private sector banks are looking fairly interesting, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, जो कुछ साल पहले क्रेडिट ग्रोथ जो 10-11% पे हो गया था, एक फियर थी कि ये क्रेडिट ग्रोथ 8-9% पे ना आ जाए। वहां से अगर आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ को देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। तो अगर आप देखें कि एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सारे प्राइस टू बुक पे 1.7, 1.8 से लेके 2.3 के बीच में चल रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दीज वुड हैव ROAs ऑफ बिटवीन 1.8 to 2 एंड ROEs ऑफ एनीवेयर बिटवीन 14 to 16%। तो आई थिंक अगर मुझे बैंक्स खरीदना ही है तो आई वुड ओनली स्टिक विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राइट नाउ, एंड सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक ICICI, Axis आर सर्टेनली लुकिंग इंटरेस्टिंग। जहां पे आपने एनर्जी की बात की वीरू, आई थिंक ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट इस क्वार्टर की वजह से आने वाला है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर एज अ होल देखें, तो अगर आप HP, BP, IOC देखें तो इनके फ्री कैश फ्लो यील्ड और डिविडेंड यील्ड जो है ये करीबन आई थिंक उनका डिविडेंड यील्ड करीबन 3.5-4% होगा, फ्री कैश फ्लो यील्ड आई थिंक 7.5-8% होगा। इनकी पी इनके फ्री कैश फ्लो डिविडेंड यील्ड से कम होती है। तो आई थिंक दैट दीज आर इंटरेस्टिंग नेम्स टू बी बाइंग इनटू फ्रॉम अ केस टू केस बेसिस। ऑब्वियसली
सी एक चर्चा ये भी हो रही है मार्केट में कि हो सकता है कि फ्यूल रेट्स रेज हो जाएं, उसमें नजर डालनी पड़ेगी क्योंकि नतीजे जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो 4 मई के बाद आएंगे। तो एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हो सकता है कि उसके बाद कुछ पंप रेट्स पे एक इंक्रीज आने को मिल जाए। तो आई थिंक अगर जैसे आपका सवाल था कि अगले 3-6 महीने के लिए आई थिंक एचपी बीपी आईओसी कुड बी इंटरेस्टिंग नेम्स टू प्ले। लेकिन बियॉन्ड दैट आई थिंक द मोर वैल्यू दैट आई फाइंड इज more out of energy in capital goods and defense names. I think वो ज्यादा interesting लग रहे हैं मुझे। तो I think for your specific question, SBI and PSUs and something like an Axis and ICICI and private sector and maybe OMCs could be an interesting bet for the next 3 to 6 months. ओके राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज इस बातचीत में शामिल हुए एंड हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।